तो चलें जी, हम उस सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं फिर से, जिसको हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था और एक प्रॉब्लम हमने किया था। और वो सिलसिला ये था कि हम देख रहे थे कि जो न्यूटन लॉज हैं उनकी इक्विलिब्रियम एप्लीकेशंस कौन सी हैं। लेट मी एक्चुअली क्विकली गो अप एंड शो यू व्हाट वी डिड लास्ट टाइम। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन लॉज। और न्यूटन लॉज आपको अब पता है, जो मुकम्मल किसी भी मोशन के डिस्क्रिप्शन में हम यूज़ करते हैं वो दो हैं। पहला ये वाला है कि समेशन एफ इक्वल ज़ीरो, और दूसरा ये वाला है कि समेशन टाउ इक्वल ज़ीरो। ये दो लॉज हमें ये बताते हैं कि ये जो समेशन एफ इक्वल ज़ीरो है, ये बता रहा है कि अगर कोई जिस्म ट्रांसलेशनल मोशन में मूव कर रहा है तो उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, विच मीन्स कि उसमें नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और ये वाला जो दूसरा लॉ है जो रोटेशनल फॉर्म है, ये बता रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में मूव कर रहा है तो उसमें पैदा होने वाला एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, विच मीन्स कि समेशन टाउ इक्वल ज़ीरो। और फिर हमने ये कहा था कि इनको यूज़ करना है हमने अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए, यानी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए। ऐसी सिचुएशंस को हम कैसे हल करेंगे, और इसी को इक्विवेलेंट फॉर्म में आप कहते हैं फ़िज़िक्स के अंदर कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। तो प्रॉब्लम्स आर प्रीटी मच रियल थिंग्स विच एग्जिस्ट इन योर लाइफ। तो उसके बाद मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लास्ट लेक्चर की समराइज़ की थी वो ये थी कि आपने ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। और ये 4 पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि आपने कोई भी प्रॉब्लम जो आपके पास आ जाए इक्विलिब्रियम के रिलेटेड, यानी समेशन एफ इक्वल्स ज़ीरो एंड समेशन टाउ इक्वल ज़ीरो, ऐसी सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आ जाए तो आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके उस प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। और जो पहला स्टेप था वो ये था कि आपने क्लियरली डिफ़ाइन करना है कि आपका सिस्टम कौन सा है। दूसरा स्टेप ये था कि आपने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है सिस्टम की। तीसरा स्टेप ये था कि आपने फोर्सेस के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करना है। और चौथा स्टेप ये था कि आपने टास्क के लिए भी अपना सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करना है। और ये 2 पॉइंट्स सेपरेट इसलिए किए गए थे कि मैंने आपको बताया था कि यू कैन चूज़, ना सिर्फ बताया था बल्कि प्रूफ भी करवाया था लास्ट लेक्चर में कि यू कैन इक्वली चूज़ टू सेपरेट कोऑर्डिनेट सिस्टम, लाइक जिसमें आप फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं और जिसमें आप टास्क को कैलकुलेट करते हैं। और समेशन टाउ जो है वो फिर भी ज़ीरो के इक्वल आता है। दिस इज़ समथिंग विच आई प्रूव्ड इन द लास्ट लेक्चर। सो ऑफ कोर्स वी विल स्ट्रिक्टली फॉलो दिस 4 रूल्स, क्योंकि इनसे हमारा जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप बहुत ईजी हो जाता है। यानी आप मेन चीज़ जो है वो कर लेते हैं एंड देन आवर प्रॉब्लम इज़ जस्ट रिड्यूस्ड टू डूइंग सम अलजेब्रा, विच मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और ये काम करते रह गए। और फिर उसके बाद हमने एक एक्सरसाइज भी की थी, इसकी एक प्रॉब्लम किया था। एंड आई एम गोना डू अ लॉट मोर प्रॉब्लम्स टुडे एंड देन इन द कमिंग वीडियो लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम, एंड दिस इज सैम्पल प्रॉब्लम 9.7 ऑफ कोर्स इन द बुक ऑफ हैलिडे, रेज़निक एंड क्रेन। और इसकी स्टेटमेंट ये है, अ लेदर हुज लेंथ इज़ 12 मीटर एंड हुज मैस m इज़ 45 किलोग्राम रेस्ट्स अगेंस्ट अ वॉल। सो दिस इज़ द लेडर, और ये एक दीवार के साथ लगी हुई पड़ी हुई है। इट्स अपर एंड इज़ एट अ डिस्टेंस each of 9.3 meters above the ground as shown in the figure. So this is the height h, और ये जो vertical height है this is 9.3 meter. The center of mass of the ladder is 1/3 of the way up the ladder. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो 1/3 है, और ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास दिखाया हुआ है। अच्छा, ये डायग्राम बुक के अंदर दी हुई है, बट एज आई ऑलवेज से कि अगर आपको डायग्राम ना भी दी हुई हो तो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ डायग्राम बेस्ड ऑन दीज रिटन स्टेटमेंट और द वर्ड स्टेटमेंट। उसके बाद हमें कहता है, फायर फाइटर हुज मास m इज़ 72 किलोग्राम क्लाइम्स हाफ वे अप द लैडर। Assume that the wall but not the ground is frictionless. What forces are exerted on the ladder by the wall and by the ground? तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है हमारे इस प्रॉब्लम की जिसको हम करना चाहते हैं। और अगर आप लास्ट सेंटेंस के ऊपर फिर से गौर करें तो इट सेज अज्यूम दैट द वॉल बट नॉट द ग्राउंड इज़ फ्रिक्शनलेस, यानी ये वॉल जो है ये फ्रिक्शनलेस है लेकिन ग्राउंड फ्रिक्शनलेस नहीं है, ग्राउंड के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद है। और ऑफ कोर्स अगर ग्राउंड के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद है तो तभी ये सीढ़ी जो है ये स्लिप नहीं हो रही, ठीक है। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और फिर इसके साथ मैं ये एक्सरसाइज 25 भी हल करूँगा, और ये देखें इसी के रिलेटेड है। इट सेज़ दैट
In sample problem 9.7, the coefficient of static friction mu s between the ladder and the ground is 0.54. How far up the ladder can the firefighter go before the ladder starts to slip? ठीक है, and this is something which I always tell you कि आपके जो प्रॉब्लम हैं वो इजी से स्टार्ट होते हैं एंड देन यू कैन कॉम्प्लिकेट योर प्रॉब्लम्स, विच मीन्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर्स उसमें इंट्रोड्यूस करवाते जाएं और आप ऑफ कोर्स अपने प्रॉब्लम को इस तरीके से कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे, लेकिन उस कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये होता है कि आपका प्रॉब्लम जो है अब ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के करीब तर होता जा रहा है। ठीक है, सो दिस सिचुएशन जो पहले सैम्पल प्रॉब्लम 9.7 में है उसमें उन्होंने ये कहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स तो मौजूद है, ऑफ कोर्स फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद नहीं होगी तो सीढ़ी जो है वो स्लिप हो जाएगी। सो इट मेक्स सेंस कि आपको फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, यानी फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद होनी चाहिए। सो दिस इज़ योर रियल लाइफ प्रॉब्लम। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की भी हमें पता है, हम 5वें चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद जाके आप अगर ऑब्जेक्ट कोई एक जगह के ऊपर पड़ा हुआ भी है तो अगर आप उसके ऊपर इनफ फोर्स लगा देते हैं तो वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। सो देयर शुड बी अ लिमिट टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और ये जो दूसरी एक्सरसाइज है 25, इसमें एक्चुअली हम उस लिमिट को चेक करने जा रहे हैं कि कितनी फोर्स, और इस सेंस में इस प्रॉब्लम के सेंस में वो ये कह रहा है कि कितना ऊपर ये शख्स चला जाए कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम पड़ जाए और सीढ़ी जो है वो स्लिप हो जाए। ठीक है, सो दिस इज़ अ वंडरफुल प्रॉब्लम एंड इट्स गोना टेक मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर this lecture. Hopefully I will be able to do a couple of more problems, but I want to do this problem at least in detail. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी जो 4 रूल हमने पढ़े हैं, सबसे पहले तो ये है कि आपने सिस्टम की बाउंड्री डिफाइन करनी है। सो दिस रेड सर्कल इज़ द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, यानी हम लैडर और इस बंदे को स्टडी कर रहे हैं। और दूसरे स्टेप में आपने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो लेट मी एक्चुअली ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस प्रॉब्लम। और देखें यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम के लिए मैं इसको बिल्कुल मिरर इमेज लेने लगा हूँ इस प्रॉब्लम का, यानी यहाँ पे वॉल जो है वो लेफ़्ट साइड पे है और मैं वॉल को राइट साइड पे लेने लगा हूँ। यू कैन एक्चुअली डू दैट, राइट? सो लेट मी डू दैट। और अब ये आपकी फ्रीडम है कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम को आप कैसे विजुअलाइज करते हैं, इट्स योर प्रॉब्लम। मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ कि ये फोर्सेस और ये क्वांटिटीज़ जो हैं, दिस कैन ईदर बी वेक्टर क्वांटिटीज़ or they can be scalar quantities. अगर ये scalar हैं then we are not worried about anything because the answer would just turn out to be a number. लेकिन अगर ये vector quantities हैं तो then they would have certain direction, और वो direction जो है वो डायरेक्शन हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन कर सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। सो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। एंड सबसे पहले मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करने लगा हूँ और उनके ऊपर मैं दिखाऊंगा एक सीढ़ी। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें कि ये दीवार है। सो लेट्स कॉल दिस थिंग हियर, हाउ शुड आई, ओके लेट्स यूज़ दिस कलर। सो दिस इज़ wall. Okay, this is a very bad arrow, this is not what I wanted to do, this is what I wanted to do। और ये हमारे पास है वॉल, तो ये दीवार है और दीवार के साथ हमने लगाई हुई है सीढ़ी। और अब चूँकि हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो सो लेट मी यूज़ दिस ब्लू कलर। और मज़े की बात ये है कि मैंने आज कोई लेक्चर का हेडिंग ही नहीं दिया, सिर्फ आप लोगों को ये दिखाया है कि ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो लेट दिस बी आवर लैडर, जो इसको आप सीढ़ी कहते हैं। ठीक है, और अब हमने कुछ चीज़ें जो प्रॉब्लम में दी हुई हैं उनको शो करना है यहाँ पे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमें हाइट दी हुई है सीढ़ी की। सो लेट्स नेम दिस थिंग एज एच, एंड विच कलर शुड आई यूज़, आई शुड गो विद दिस कलर। सो दिस हाइट इज़ गिवन, दिस वर्टिकल हाइट इज़ एच। और उसके बाद सीढ़ी का सेंटर ऑफ मैस दिया हुआ है, इट्स 1/3 फ्रॉम द बॉटम, यानी इस जगह से ये कितना ऊपर है, 1/3 ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द लैडर। तो लैडर की जो टोटल लंबाई है वो L है, कैपिटल L, इसको माइंड में रखिएगा। तो ये जो ब्लू लेदर है मेरे पास, इसकी टोटल लंबाई L है, और इसका जो सेंटर ऑफ मैस है, यानी जहाँ पे इसकी टोटल मैस लाई कर रही है, इट्स 1/3 अप फ्रॉम द बॉटम। सो हम क्या करते हैं, इस लेदर को ट्राई करते हैं कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। फ़र्ज़ करें कि ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसका जो वेट है, सेंटर ऑफ मैस जो है वो इस पॉइंट पे है।
ठीक है। तो इसका जो वेट है वो इस पॉइंट पे एक्ट करता है। लेट मी मेक श्योर कि ये सीधी लाइन है, ठीक है। तो ये लैडर का वेट एक्ट कर रहा है और हम इसको कहते हैं WL, दिस इज़ द वेट ऑफ द लैडर। और हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, एक बंदा भी उसके ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। और ये उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, अ फायर फाइटर हुज मैस इज 72 किलोग्राम क्लाइम्स हाफ वे अप द लेदर। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये बंदा जो है ये बिल्कुल लेदर के ऊपर आधा ऊपर चढ़ा हुआ है। आधा ऊपर चढ़े जाने का मतलब ये है कि अब ये देखें, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, मैंने लेदर को 3 हिस्सों में तकसीम किया था, सही है। तो अब इसका मतलब है मैंने लेदर का अगर हाफ वे पॉइंट देखना है तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसका हाफ वे है और ये वो पॉइंट है जहाँ पे बंदा पहुँच चुका है। तो मैं अब बंदे का वेट भी इधर दिखाने लगा हूँ। लेट्स शो विद दिस वर्टिकल लाइन एंड दिस इज़ वेट ऑफ, मैं इसको WF करने लगा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो बंदा है वो फायर फाइटर है, यानी फायरमैन है, जो लोग आग बुझाने के लिए लगे होते हैं डिपार्टमेंट में। तो ये उसका वेट है, ठीक है। तो और हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है, और हमारे पास ये दिया हुआ है कि जो टोटल लेंथ है लैडर की वो L है, ठीक है। ये सारी बातें आपने ज़हन में रखनी है बिकॉज दीज आर गना बी वेरी इन्फॉर्मेटिव। हमने सारा जो डेटा हमें चाहिए वो इधर से ही निकालना है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो दी हुई हैं इसके अंदर प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के अंदर, सही है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जो हम अखज़ भी कर सकते हैं, और अखज़ क्या कर सकते हैं बल्कि हमें वो लगानी पड़ेंगी, और वो ये है कि कितनी फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं सिस्टम के ऊपर हमारे। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, और अब मैं कलर यूज़ करूँगा, लेट मी गो विद दिस कलर वट एवर दिस कलर इज़। तो जो पहली फ़ोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, और देखें ये वाली फ़ोर्स जो है ना ये वॉल लगा रही है लेदर के ऊपर, तो मैं इसको कहता हूँ FW, कि वो फोर्स जो वॉल लगा रही है। अच्छा, जो दूसरी फोर्स है वो इस बॉटम पॉइंट पे लगेगी और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये वो वाली फोर्स है जो ग्राउंड लगा रहा है, ठीक है। ये है हमारे पास FG जो ग्राउंड लगा रहा है फोर्स, और ये आप चाहें तो नॉर्मल फोर्स भी हो सकती है, ठीक है। इसी को नॉर्मल फोर्स भी कह लें, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं कह रहा क्योंकि आपको पता है नॉर्मल फोर्स हमेशा दो सर्फेस के दरमियान एक्ट करती है। तो इसका मतलब है कि उस लिहाज से फिर ये जो FW है ये भी नॉर्मल फोर्स ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको FW और FG ही इनको कह रहा हूँ, ताकि हम ये नॉर्मल के चक्कर में ना पड़ें। नामों से तो आपको पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन अगर हमें कहीं पे आगे चल के किसी नॉर्मल फोर्स की ज़रूरत पड़ी तो फिर हम उस हिसाब से इस नाम को चेंज कर लेंगे। बट फॉर नाउ लेट्स कॉल इट FG एंड FW। तो ये मेरे ख्याल से हमारे पास जितनी फोर्सेस सिस्टम के ऊपर लग रही हैं ना वो सारी की सारी हो गई। 4 फोर्सेस हैं हमारे पास, WF WL, ये वाली 2 वेट की फोर्सेस, और 2 ये वाली फोर्सेस जो ग्राउंड लगा रहा है लेडर के ऊपर, और ये है जो वॉल लगा रही है लेदर के ऊपर, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में हमने अपना सारा काम जो बुनियादी था बेसिक एक दफ़ा इस पॉइंट तक कर लिया है। तो अब हम अपनी लिखते हैं वो कंडीशन जो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं, यानी ये हमने पहले 2 पॉइंट, जो 4 हमने पॉइंट्स पढ़े थे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनमें से पहले 2 को हमने यूटिलाइज़ कर लिया है, यानी अपना सिस्टम डिफ़ाइन कर लिया है और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लिया। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करने का मतलब ये होता है कि उसमें जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं सिस्टम के ऊपर वो भी आप शो करें, वो हमने कर लिया। अब हमने डिफ़ाइन करना है जी अपना X और Y कोऑर्डिनेट्स, एक्सिस, ठीक है, फोर्सेस के लिए। तो उसको मैं ऐसे डिफ़ाइन करने लगा हूँ कि जो मेरा पॉजिटिव Y है वो अपवर्ड है, जो पॉजिटिव X है वो टुवर्ड्स राइट है, और हम यही काम करते हैं। इसमें अब कोई मज़ायका या कोई ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। हम हमेशा से ही अपने X और Y एक्सिस को ऐसे ही डिफ़ाइन करते आए हैं। मेरा Y एक्सिस थोड़ा सा टेढ़ा है, X एक्सिस भी टेढ़ा है, सो लेट मी मेक इट स्ट्रेट। सो दिस इज़ वेरी हार्ड फॉर मी, क्योंकि मुझसे सीधे पेज के ऊपर लिखा नहीं जाता, मैं अपने हाथ को टेढ़ा रखता हूँ और इससे ये लाइंस टेढ़ी हो जाती हैं, मुझे पता नहीं चलता कि किधर सीधी जा रही है। ओके, तो अब ये सीधी हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने देखना है कि समेशन FX 0 और समेशन FY 0 कैसे हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो समेशन FX इक्वल 0 ये हमें देता है, आपने देखना है कि FX एक्सिस की तरफ कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो समेशन FX जो है वो सिर्फ हमें ये दे रहा है नेगेटिव X एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमें देता है, लेट मी एक्चुअली अगेन चेंज कलर, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करने लगा हूँ। तो ये हमें देगा -FW इक्वल्स 0, ठीक है। इसका सिंपली मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है।
उप्स, एक और फोर्स है जो मैं दिखानी भूल गया एक्चुअली, दिस इज़ नॉट सो सिंपल। और वो आखिरी फोर्स ये है, सॉरी अबाउट दैट, आई शुड हैव दैट इन माइंड, बट मैं भूल गया क्योंकि, और मैं बताता हूँ ये मेरे माइंड में आई कैसे है। और ये फोर्स ये वाली फोर्स है जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो लेदर और ग्राउंड के दरमियान एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है ये वाली फोर्स, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है, और ये इस तरह मेरे माइंड में आई है कि जब मैंने ये इक्वेशन लिखी है तो मैंने कहा है कि ये सिंपली इक्वेशन बैलेंस हो रही है, एक्चुअली ये बैलेंस नहीं हो रही। तो जब मैंने बोला कि ये इक्वेशन बैलेंस हो रही है तो आई वाज लाइक, मेरे माइंड ने कहा कि वेट अ मिनट, ये कैसे बैलेंस हो रही है, देयर शुड बी सम अदर फोर्स जिसने इस एफ डब्ल्यू को बैलेंस करना है। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड भी ज़ीरो आना चाहिए, राइट हैंड साइड भी ज़ीरो है, तो इस हिसाब से वो बैलेंस होगी। तो मेरे माइंड ने, जब मैं ये बोल रहा था कि ये इक्वेशन बैलेंस हो रही है, तो मेरे माइंड ने अंदर से कहा कि हाउ इट इज़ गन बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप करते हैं तो आप आर्ग्यू कर रहे होते हैं ख़ुद से, तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। अब अगर आप देखें तो ये एफ़ जो है फ्रिक्शनल फोर्स, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, एफ़ डब्ल्यू जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो अब हम इस इक्वेशन को, अगर मैं इसको अरेज करूँ यहाँ से, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ स्मॉल एफ़ माइनस, क्योंकि स्मॉल एफ़ जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, माइनस एफ़ डब्ल्यू जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। और यहाँ से हमारे पास इनकी जो बैलेंस से रिज़ल्ट आता है वो आता है स्मॉल एफ़ इक्वल्स एफ़ डब्ल्यू। और अब ये सिस्टम जो है बैलेंस है, यानी सिस्टम में कोई मोशन नहीं है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सिमिलरली लेट्स नाउ डू फॉर वाई एक्सिस। ओके, मेरा ये पेज अगेन मूव कर रहा है एंड इट मेक्स मी वेरी मैड, बट क्या करें, मजबूरी है, टेक्नोलॉजी ऐसी ही है। तो लेट्स डू समेशन एफ वाई इक्वल ज़ीरो, और समेशन एफ वाई इक्वल ज़ीरो हमें ये दे रही है कि हमारे पास एफ़ जी जो है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, और ये जो दो वेट हैं ये नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। सो ये हमें देगा एफ़ जी माइनस डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एफ़, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास एफ़ जी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू एफ़, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब देखें सीढ़ी की मैस भी दी हुई है और फायर फाइटर की मैस भी दी हुई है, तो इसका मतलब है आपके पास डब्ल्यू एल और डब्ल्यू एफ़ मौजूद है, तो एफ़ जी इन अ वे आपके पास मौजूद है। और अगर आप ये वैल्यूज़ पुट कर दें वेट दोनों के, ये वाले जो दोनों वेट हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ आपके पास दी हुई हैं। जो लेदर की मैस है वो दी हुई है, कितनी है 45 किलोग्राम, तो आप इसको जी से मल्टीप्लाई करके इस सीढ़ी का वेट कैलकुलेट कर सकते हो। और सिमिलरली जो फायर फाइटर है उसकी मैस जो है वो 72 किलोग्राम है, और इसको आप जी से मल्टीप्लाई करके इसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू कैन डू दैट, आई हैव द कैलकुलेशन बट आई एम नॉट गोना राइट इट डाउन हेयर बिकॉज इट्स प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कैन डू इट। और यहाँ से हमारे पास ये जो एफ़ जी है ये इक्वल आ जाता है 1146.6 न्यूटन। और इसको अब मैं वाइट में अनसर्कल करता हूँ क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव फाउंड, सो दिस इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड लेट मी एक्चुअली रिमूव दिस सर्कल फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, तो ये हमारे पास फोर्सेस की जो कंडीशन है, यानी समेशन एफ एक्स इक्वल ज़ीरो और समेशन एफ वाई इक्वल ज़ीरो, उनसे ये वाली चीज़ आ गई है। हमें जो चीज़ प्रॉब्लम में कैलकुलेट करनी थी वो ये था कि वट फोर्सेज आर एक्सर्टेड ऑन द लैडर बाय द वॉल एंड द ग्राउंड। हमें ये दो चीज़ें चाहिए थी इस डायग्राम के अंदर, हमें एफ़ डब्ल्यू चाहिए थी और एफ़ जी चाहिए थी। तो देखिए हमने एफ़ जी तो कैलकुलेट कर ली, सही है। अब हमें चाहिए एफ़ डब्ल्यू, ठीक है। तो हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जिसमें हम एफ़ डब्ल्यू कैलकुलेट कर सकें, और एफ़ डब्ल्यू हम उस सूरत में कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम सम हाउ फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट कर लें, क्योंकि एफ़ डब्ल्यू जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। और अगर इस पॉइंट पर आपको मेरे बैकग्राउंड में पियानो की आवाज़ सुनाई दे रही है तो साथ साथ म्यूज़िक को भी एंजॉय कीजिए, क्योंकि मेरे रूममेट ने पियानो बजाना स्टार्ट कर दिया, विच इज़ एक्चुअली प्रीटी गुड बिकॉज बैकग्राउंड में म्यूज़िक मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लेक्चर बनाते हुए। लेकिन अगर ये आपको सुनाई दे रहा है तो यू शुड डेफिनेटली इन्जॉय इट। बट लेट्स मूव विद द प्रॉब्लम। और हमारे पास अब एक चीज़ आ गई है, एफ़ जी, एफ़ डब्ल्यू हमने कैलकुलेट करना है। और अब हमें पता है कि हमारे पास एक और कंडीशन भी मौजूद है, और वो जो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का, और वो फोर्थ पॉइंट ये है कि अब आपने करना है समेशन टाउ इक्वल्स ज़ीरो।
इस कंडीशन को अप्लाई करना है। और अब आपके पास फ्रीडम है अगेन टार्क के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज़ करने की, और आप कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि यू नीड टू बी अ लिटिल बिट स्मार्ट, यू आर एक्चुअली स्मार्ट आई बिलीव, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आप कौन सा पॉइंट चूज़ करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप वो वाला पॉइंट चूज़ करें जहाँ पे कोई एक ना एक फोर्स जो है लाई कर रही हो, एक्ट कर रही हो। मिसाल के तौर पे इसमें हमारे पास टोटल 5 फोर्सेस हैं, ठीक है। एक फोर्स ये है FW जो इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, दूसरी फोर्स ये WF है जो इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, तीसरी फोर्स जो है वो WL है जो इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, और चौथी और पांचवी फोर्सेस जो हैं वो FG और स्मॉल f हैं जो इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं, ठीक है। इनमें से अगर आप कोई एक पॉइंट भी चूज़ करें टार्क को कैलकुलेट करने के लिए, तो उस पॉइंट पे लगने वाली फोर्स आपको ज़ीरो टार्क देगी, बिकॉज मोमेंट आर्म उस केस में ज़ीरो होता है। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। अब देखें कि मैं कौन सा पॉइंट चूज़ करूँ, ये चूज़ करूँ, ये चूज़ करूँ, ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ, ठीक है। ये मेरी फ्रीडम है, यानी आपकी फ्रीडम है। आप चाहें तो ये पॉइंट चूज़ कर लें, ठीक है, चाहें तो इन तीन में से कोई एक चूज़ कर लें, बट हम कौन सा चूज़ करेंगे। अब ज़रा एक लम्हे के लिए अपने प्रॉब्लम के ऊपर सोचें। हमें जो चीज़ चाहिए थी वो FW और FG थी। FG हमने कैलकुलेट कर लिया, वी हैव अ न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर FG। अब अगर मैं ये पॉइंट चूज़ करता हूँ तो इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो FW है, और इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला टार्क ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस टार्क की कंडीशन में FW आएगा ही नहीं, तो वी शुड डेफिनेटली नॉट पिक दिस पॉइंट फॉर टार्क, सही है। यानी ये पॉइंट हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होना चाहिए, और उसकी रीज़न ये है कि अगर इस पॉइंट को हम पिक करें एज टार्क, जिस पॉइंट के हिसाब से हम टार्क कैलकुलेट करेंगे, तो FW जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज मोमेंट आर्म ज़ीरो है और हमें FW ही तो चाहिए। सो लेट्स पिक दिस पॉइंट एंड लेट मी यूज़ येलो कलर फॉर दिस। सो आई एम गोना पिक दिस पॉइंट, और आपको ये मेरी नोटेशन अब पता है। इस नोटेशन का सिंपली मतलब ये है कि एक सर्कल के दरमियान में अगर मैं डॉट लगाऊं तो इसका मतलब है कि ये मेरा पॉजिटिव Z एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस पॉइंट के ऊपर जो मेरा Z एक्सिस है वो बाहर आ रहा है इससे, पेज की प्लेन से, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब है पॉजिटिव Z एक्सिस कमिंग आउट ऑफ द पेज, कमिंग आउट ऑफ पेज। और आप यहाँ पे ये भी देखें कि मैंने इसको एक्सप्लिसिटली लिखा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको बताया था कि मेरा माइक्रोफोन जो है दे हैव स्टॉप्ड वर्किंग एंड आई कैंट मेक वीडियो ऑफ माई सेल्फ, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी विदाउट दैट माइक्रोफोन। तो कुछ लेक्चर्स जो हम ये बगैर मेरी वीडियो के बगैर चलेंगे, उसमें आपको थोड़ा सा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा कि हम कैसे इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो पॉजिटिव Z एक्सिस जब हम ये कहते हैं ना कि पॉजिटिव Z एक्सिस पेज की प्लेन से बाहर आ रहा है, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि सारे जो काउंटर क्लॉकवाइज टार्क्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जो क्लॉकवाइज टार्क्स होंगे वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अब आपको पता है, यानी इस फोर्स की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो आप इस पॉइंट के ऊपर जब अपनी हथेली को इस तरह रखेंगे कि थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, सही है। तो फिर अगर आपकी फिंगर्स जो हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर लेती हैं तो वो नेगेटिव टार्क होंगे, अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर लेती हैं तो फिर वो पॉजिटिव टार्क होंगे। अच्छा, अब एक और बात कि टार्क जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता है जो टार्क का फार्मूला है वो क्या होता है, टॉ इक्वल्स आर क्रॉस एफ, एंड आई एम गोना राइट इट हेयर, टॉ इक्वल्स आर क्रॉस एफ, ये जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको RI क्रॉस FI कर रहा हूँ, और ये FI जो है ये चूँकि हमारे सिस्टम में बहुत सारी फोर्सेस हैं तो हर I की हर वैल्यू के लिए हमारे पास एक फ़ोर्स आएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4-5 फोर्सेस हैं, तो इसका मतलब है टार्क के अंदर 4-5 टर्म्स आएंगी। तो टार्क का लिखना स्टार्ट करें जी हर फोर्स की वजह से। यहाँ पे आपको अगेन दो वेज हैं आपके पास टार्क कैलकुलेट करने के, और पहला तरीका ये है कि आप, चूँकि अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये बनता है RF साइन थीटा, तो अगर तो आप R और F के दरमियान सम हाउ एंगल 90 कर देते हैं तो फिर साइन 91 हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाएगी R मल्टीप्लाइड बाई F, नॉट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम
होपफुली बाय द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर, अगर ये लंबा नहीं होता तो बिकॉज आई हैव अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व इन दिस वीडियो, तो उसमें मैं आपको फाइनली ये दिखाऊंगा कि यू डोंट नीड to actually make the angle between R and F 90 degree. You can actually calculate for any angle because that's what sin theta means. But the easiest way is कि अगर आप इन दोनों को perpendicular कर लें. Okay, so let's consider कि I'm gonna make all the angles 90 degree. ठीक है, मैं ये फ़र्ज़ करने लगा हूँ. तो अगर मैं सारे एंगल 90 डिग्री बना दूँ तो मेरे पास ये जो फार्मूला है ये सिंपली क्या बन जाएगा, समेशन इज़ ओवर आई, सो इट वुड बी आर आई मल्टीप्लाइड बाई एफ आई. ठीक है, और हर आई जो है ये हर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो लेट्स स्टार्ट विद विच फोर्स वी शुड स्टार्ट. तो सबसे पहले तो ये देखें कि चूँकि ये स्मॉल एफ और एफ जी दोनों ओरिजिन के ऊपर लाई करती हैं, यानी उसी पॉइंट के ऊपर लाई करती हैं जहाँ से हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, तो इनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला टार्क ज़ीरो है. सो आई एम नॉट गना राइट दीज थिंग्स. ठीक है, और should I actually let me write it, let me actually show you कि हर फोर्स के लिए आप कैसे टार्क लिखते हैं. तो ये समेशन टाउ इक्वल ज़ीरो का मतलब है अब मैं पहली फोर्स लेने लगा हूँ ये वाली एफ जी. ठीक है, फ़र्ज़ करो एफ जी फोर्स का जो मोमेंट आर्म है वो R1 है, तो ये बन जाएगा मेरे पास R1 क्रॉस एफ जी, और इनको मैं क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने लगा हूँ. सही है, यानी अभी इसके अंदर साइन थीटा मौजूद है, और प्लस अब स्मॉल एफ वाली फ़ोर्स को लें तो इसका बन जाएगा हमारे पास, फ़र्ज़ करो कि इसका जो मोमेंट आर्म है वो R2 है, और R2 की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या आती है अभी, मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एफ. उसके बाद आप देखें जो तीसरी फोर्स है वो ये है वेट WL. इसका मोमेंट आर्म मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ क्या बनता है, लेकिन पहले आप ये देखें कि WR जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर आप इस पॉइंट के ऊपर अपना हाथ रख के फिंगर्स को इस WL की डायरेक्शन में कर्ल करें तो जो थंब है वो इनटू द प्लेन जाएगा, विच मीन्स कि टार्क नेगेटिव है. इसका मतलब है कि साइन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा. ओके, आई वांटेड टू राइट इट इन, ओके लेट्स यूज़ दिस वाइट पेंसिल जो है, तो ये बन जाएगा लेट्स से R3 इज़ इट्स मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस प्रोडक्ट WL, और फिर इसी तरह जो WF है उसका भी यही बनेगा R4 क्रॉस WF, और फाइनली हमारे पास ये पांचवी फोर्स है. ठीक है, और इसका बनेगा R5 प्लस R5 मल्टीप्लाइड बाई, और ये है हमारे पास FW, तो इसको लिखते हैं FW, और ये इक्वल ज़ीरो. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि टार्क के अंदर उतनी टर्म्स आएंगी जितनी आपके सिस्टम में फोर्सेस होंगी. तो यहाँ पे 5 फोर्सेस लग रही हैं हमारे सिस्टम में, तो हमारे पास टार्क के अंदर 5 टर्म्स आई हैं. अब देखें कि ये वाला हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसी के ऊपर एफ जी भी लग रही है और ये एफ भी लग रहा है. तो इन दोनों के लिए, यानी ये जो इन दोनों का मोमेंट आर्म था R1 और R2, ये ज़ीरो हो जाएगा, और अगर ये ज़ीरो होता है तो इसका मतलब है कि ये टर्म भी ज़ीरो है और ये टर्म भी ज़ीरो है. ठीक हो गया. अब मैं बाकी 3 टर्म्स को एक्सपेंड करके लिखने वाला हूँ. सही है, और एक्सपेंड करके मैं इनको ऐसे लिखने वाला हूँ, मेरा इससे मुराद ये है कि अब ये मेरे पास बन जाएंगी, तीसरी टर्म जो है वो है माइनस R3 WL साइन थीटा. ठीक है, और ये थीटा जो है ये R3 और WL के दरमियान एंगल है. सही है. अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है R4 WF साइन ऑफ एंगल थीटा, और थीटा हम पहले यूज़ कर चुके हैं, तो लेट्स कॉल दिस वन थीटा प्राइम, और ये थीटा प्राइम एंगल R4 और WF के दरमियान है. और फाइनली हमारे पास है प्लस R5 FW साइन ऑफ एंगल थीटा डबल प्राइम, और ये थीटा डबल प्राइम R5 और FW के दरमियान है. सही है, तो देख लें कि मैंने यहाँ पे उनको नाम भी थीटा प्राइम, थीटा डबल प्राइम दिए हैं बिकॉज इट्स माय फ्रीडम, और मैं इनको जो चाहूँ नाम दे सकता हूँ. एंड हेयर इज़ द फन पार्ट. अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि ये हमारे पास चलो WL और WF तो हैं, और FW हमने कैलकुलेट करना है. अब हमारे पास 6 चीज़ें नहीं हैं. 6 चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं? उनमें पहली चीज़ R3 नहीं है और थीटा नहीं है, फिर R4 नहीं है और थीटा प्राइम नहीं है, फिर R5 नहीं है और थीटा डबल प्राइम नहीं है. तो ये चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है. ठीक है,
और इनको आप चाहें तो कैलकुलेट करें, चाहें तो थीटास को आप 90 कर लें, ठीक है, ये आपकी फ्रीडम है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। और जो मैंने खुद से प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है वो मुख्तलिफ तरीके से है, बट आई एम गोना ट्राई दिस वन, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने थीटा को 90 करना है। सो हियर इज़ अ थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सही है, तो ये है जी मोमेंट आर्म, ये वाला इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मोमेंट आर्म है इस WL का। सही है, ये मोमेंट आर्म है और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है ये मोमेंट आर्म है और ये WL है, तो इनके दरमियान ये वाला एंगल है और लेकिन मेरे पास ये वाला एंगल नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि उन्होंने ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ दी हुई थी, ये उन्होंने कहा था 1/3 ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द लैडर जो L/3 है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो लेंथ है वो कितनी है, L/3। सही है, और अगर ये लेंथ हमारे पास L/3 है और हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे यकीनन दी हुई होगी, और वो इन्फॉर्मेशन हमें किस जगह पे दी हुई है, लेट्स लुक फॉर इट। तो मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस ट्राइंगल को देखें, ये वाली जो स्मॉल ट्राइंगल है, और अगर मैं समहाउ इस ट्राइंगल की बेस कैलकुलेट कर लूँ तो ये जो WL है ना, ये ना सिर्फ इस पॉइंट पे लग रहा है बल्कि इस पॉइंट के ऊपर भी लग रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये WL की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। आपको ये लफ्ज़ याद है जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी? इसका मतलब होता है कि इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें, उसके ऊपर ये WL फोर्स लग रही है। अगर मैं ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला मोमेंट लाइन जो है मोमेंट आर्म मान लूँ, तो इस पॉइंट पे देखें इनके दरमियान एंगल 90 बन रहा है एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। ठीक है, मैं ये चाहता था कि मैं WL और R3 के दरमियान जो एंगल है वो 90 कर दूँ, यानी मेरा साइन थीटा 1 हो जाए, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। सही है, और उसके लिए मुझे WL की तो ज़रूरत नहीं है बल्कि इस वाली साइड की लेंथ की ज़रूरत है। सही है, और अगर मुझे इस वाली साइड की लेंथ की ज़रूरत है तो अब आप ज़रा गौर करें कि मुझे ये वाली साइड चाहिए, ये वाली। सही है, और इस वाली साइड के लिए ये वाली साइड जो है ये इस ट्राइंगल की साइड है। सही है, इस ट्राइंगल की बेस है और इसका हाइपोटेन्यूज़ हमारे पास दिया हुआ है कितना है, L/3। तो अगर मुझे इसकी बेस चाहिए तो मुझे इसकी या तो इसका दरमियानी एंगल चाहिए ये वाला, या मुझे इसकी इस वाली हाइट की ये वाली हाइट चाहिए। लेकिन मेरे पास ना तो हाइट है और ना एंगल है। लेकिन अब आप ज़रा गौर करें कि ये जो लैडर है ये इस जगह पे पड़ी हुई है। ठीक है, और ये सारी जो हमारे पास जगह है या शेप है ये एक ट्राइंगल बना रही है, ये सारी शेप। सही है, और इसमें अगर आप देखें तो ये वाला एंगल जो है ये वही एंगल है जो हमारी इस स्मॉल ट्राइंगल के अंदर है। मैं करने ये जा रहा हूँ कि मैं एक्सप्लॉइट करने जा रहा हूँ इस बड़ी ट्राइंगल को, ये वाली ट्राइंगल को। क्यों? क्योंकि मेरे पास इस ट्राइंगल की हाइट भी मौजूद है और इसका हाइपोटेन्यूज़ भी मौजूद है, और अगर हाइट और हाइपोटेन्यूज़ मौजूद है तो मैं इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकता हूँ और फिर इस वाले एंगल को मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ ये वाला मोमेंट आर्म कैलकुलेट करने के लिए। सही है, सो हम कैन डू दिस। सो हमारे पास ये जो H है, मैं अब इधर से इस बड़ी ट्राइंगल से जो चीज़ कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, एंड लेट मी यूज़ अ टोटली डिफरेंट कलर जो मैंने पहले कहीं यूज़ नहीं किया। एक कलर मेरे पास है जो मैंने पहले यूज़ नहीं किया और वो ये कलर है। आई मीन यूज़ किया, इसको तो मैंने यूज़ किया। let me see, red is totally useless for me, so let me pick some other color in place of red. And which color should I go for? Let's go with this color, this looks good. Okay, तो इस triangle के लिए this is too light. Okay, let's pick another color. I'm not really very good with picking colors, so which color should we pick? Come on guys, help me. Which color should I pick? How hard can it be? Okay, if we can use what we can use. Oh my god. Which color should I pick? Which color should I pick? I have used all potential colors. Okay, let's use this one. Let's actually make it pen and then we can use any bright color. Let's use this one and let's increase it. Okay, good. तो इस ट्राइंगल के लिए sorry for taking your time, लेकिन अगर मैं इस एंगल को अब फ़र्ज़ करो कि मैं थीटा डिफ़ाइन करता हूँ, इस एंगल को मैं फाई डिफ़ाइन करता हूँ,
थीटे मैंने पहले बहुत नाम दे लिए हैं, सो लेट्स कॉल इट फाई। और फाई यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देखें तो हमारे पास जो टेन, उप्स ये रूलर कहाँ से आ गया, लेट मी सी। ओके, आई हैव नो आइडिया कि ये कहाँ से आया है। ओके, ये तो मेरी डायग्राम का काम ख़राब कर रहा है। ओके गाइज, आई नीड टू टेक अ ब्रेक हेयर। ओके गाइज, वी आर बैक इन बिजनेस एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। पता नहीं वो रूलर कहाँ पे आ गया था स्क्रीन से। तो मैंने आपको ये कहा कि मैंने ये वाला एंगल मुझे चाहिए और इस एंगल को मैंने डिफ़ाइन किया था फाई। और अगर आप इस ट्राई एंगल में देखें, इस बड़ी ट्राई एंगल में देखें, तो हमारे पास हाइट मौजूद है, यानी अल्टीट्यूड मौजूद है, और ये जो हाइपोटेन्यूज़ है उसकी लेंथ मौजूद है। ठीक है, तो हम फाई के सामने वाली जो साइड है वो साइन थीटा वाली होती है, तो हम साइन थीटा का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, यानी हमारे पास बन जाएगा साइन फाई, हमारे पास बनेगा साइन फाई एंड आई डोंट नो नाउ वाई इज़, लेट मी चूज़ पेन फॉर दिस। ओके, तो अब ये हमारे पास बनेगा साइन फाई इक्वल्स h डिवाइड बाई l। और h जो है ये हमें दिया हुआ है, इट्स 9.3 एंड l दिया हुआ है हमारे पास 12 मीटर्स, ये दोनों दिए हुए हैं। तो फाई हमारे पास बनता है साइन इनवर्स ऑफ 9.3 डिवाइड बाई 12, और ये वैल्यूज़ अगर आप सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास जो फाई की वैल्यू आती है वो आती है 50.80 डिग्रीज़। ठीक है, तो ये हमने फाई कैलकुलेट कर ली, और फाई मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है कि ये वाला एंगल है। ठीक है, अब अगर आपके पास फाई आ गया है तो अब ज़रा देखें, अगर मैं इस लेंथ को जो इस ओरिजिन से स्टार्ट होके इस पॉइंट तक जा रही है मोमेंट आर्म ले लूँ, तो फिर मेरे पास जो ये वाला एंगल बनेगा मोमेंट आर्म और WL के दरमियान, ये 90 हो जाएगा, और साइन 90 जो है वो 0 हो जाएगा। तो अब मुझे इस वाली साइड की लेंथ चाहिए, सही है, दिस इज़ माय मोमेंट आर्म फॉर WL। तो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट एक्सप्लिसिटली करने वाला हूँ, लेट मी यूज़ दिस कलर। तो अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ R3 को, और मेरा जो R3 है इसको मैंने डिफ़ाइन किया है कि ये इक्वल है L/3 टाइम्स, अब देखें ज़रा कि ये इस स्मॉल ट्राइएंगल में ये वाली जो है ये इसकी बेस है। ठीक है, और बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज़ जो है वो हमारे पास इक्वल होता है कोसाइन थीटा के। सही है, तो मैं बेस को क्या कह रहा हूँ, R3। तो अगर मैं R3 बेस को कह रहा हूँ तो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज़ क्या है हमारे पास L/3, तो बेस डिवाइड बाई L/3 किसके इक्वल होना चाहिए, कोसाइन थीटा के। तो यहाँ पे जो R3 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, L/3 कोसाइन थीटा, और थीटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाई, यानी 50.80 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारे पास इधर से R3 की वैल्यू आ जाएगी। मैंने इसकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट की हुई, लेकिन जितनी भी आती है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, लेट मी चेक। इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं, मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया हुआ, बट आप इसकी वैल्यू यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अब अगर आप इस वाले फासले को, जो ये वाला फासला इसको R2 डिफ़ाइन करें, इसको मैंने क्या डिफ़ाइन किया है, R4। तो अगर आप इस वाले फासले को R4 डिफ़ाइन करें तो अब R4 और WF के दरमियान जो एंगल बनता है वो भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो साइन थीटा प्राइम है ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, ये वाला मोमेंट आर्म चाहिए, और इस वाले मोमेंट आर्म के लिए फाई तो वही रहेगा, बेस जो है वो R4 हो जाएगी, और जो अब हाइपोटेन्यूज़ है वो किसके इक्वल आ जाएगा, L/2 के इक्वल आ जाएगा। तो इस केस में मेरे पास जो R4 आएगा वो आएगा L/2 कोसाइन ऑफ फाई, जो कि 50.80 है, और सरप्राइजिंगली मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है और ये आती है 3.79 मीटर। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह आप इस जो ऊपर वाला है ये हमारे पास, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और R4 के लिए यहाँ मैंने इसको मिस्टेकनली L/3 लिख दिया है, ये L/2 है, क्योंकि ये इस केस में हमारा जो हाइपोटेन्यूज़ है
वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, और ये वाला फासला जो है ये आधी लेदर जो सीढ़ी है हमारे पास उसकी लंबाई का आधा है। तो हमारे पास अब R4 भी आ गया, और फाइनली अब हमें चाहिए R5, ठीक है, R5 FW के लिए। तो अगर आप FW को यहाँ से एक्सटेंड करें, मैं इसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करता हूँ, और उससे पहले मैं अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसको कहीं और मूव करना चाहता हूँ। लेट मी मूव दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम समवेयर वेयर इट इज़, ओके, लेट्स मूव इट हेयर, ओके। और अब मैं इस जो FW है इसको आगे एक्सटेंड करने लगा हूँ इस लाइन में, क्योंकि मैं इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाने लगा हूँ। तो ये है मेरे पास FW, ठीक है। और मैं इसको ऐसा इसलिए करना चाह रहा था कि अब मैं इस लाइन को ऊपर एक्सटेंड कर सकता हूँ, सही है। तो इसका मतलब है कि FW जो है अब वो इतने फासले के ऊपर मौजूद है हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और ये वाला फासला प्रीसाइजली ये वाला फासला है जो h के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास R5 है वो सिंपली h के बराबर, और h जो है वो 9.3 है। तो FW मल्टीप्लाइड बाई 9.3 हो जाएगा, और इनके दरमियान भी एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो साइन ऑफ थीटा डबल प्राइम जो है वो भी साइन 90 बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपली R5S। तो मैंने सिंपली इसमें आपको ये बताया है कि किस तरह आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को एक्सप्लॉइट करके थीटा को अपनी मर्ज़ी से 90 डिग्री कर सकते हैं, सो दैट कि आपको इन जो साइन थीटा वाली टर्म्स हैं इनसे छुटकारा मिल जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनसे छुटकारा हासिल करें। मैं एक एक्सरसाइज आगे चल के ऐसी करूँगा जिसमें मैं इनको साइन थीटास को 90 नहीं करूँगा, बल्कि एंगल जो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान आता है उनको ही लेके आपको दिखाऊंगा कि आप वैसे भी टार्क कैलकुलेट कर सकते हैं। बट फॉर नाउ अब हमारे पास R3 भी आ गया, R4 भी आ गया, R5 भी आ गया, तो आप इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, सही है। FW कैलकुलेट करना है, WL और WF भी हमारे पास मौजूद हैं। तो ये इक्वेशन जो है ये अब हमें देगी, अब मैं इस इक्वेशन को लिखने लगा हूँ फॉर FW। तो ये बन जाएगा R5 FW इक्वल्स R3 WL प्लस R4 WF, ठीक है। और अब आपके पास R3 की वैल्यू भी आ गई है, R4 की वैल्यू भी आ गई है, WL भी है, WF भी है, और R5 भी है जो h के बराबर है 9.3। तो आप इन सब की अगर वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास जो यहाँ से FW की वैल्यू आती है, अब मैं मज़ीद इसके ऊपर टाइम आपका नहीं लगाता, तो जो FW की वैल्यू आती है वो आती है 407.6 न्यूटन। तो यूँ आपने FW भी फाइंड कर लिया। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, FG और FW, और हमने वो दोनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं, सही है। अब आप यहाँ पे ये देख लें कि मैंने इस इक्वेशन को एक्सप्लिसिटली सॉल्व नहीं किया, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल कि आपने कैसे मोमेंट आर्म कैलकुलेट करने हैं, और उसके बाद बस इस इक्वेशन में आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आपके पास FW जो है वो आ जाएगा। एक दफ़ा FW आ गया तो यही वो चीज़ थी जो हमें रिक्वायर थी। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी ये वाला प्रॉब्लम जो हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल थी, सही है, सैम्पल प्रॉब्लम था। और मज़े की बात ये है कि ये सैम्पल प्रॉब्लम है और ये बुक के अंदर किसी और तरीके से किया हुआ है, ठीक है। बट आई डिड नॉट जस्ट कॉपीड के जो सोल्यूशन बुक के अंदर दिया हुआ है मैं आपको वही करवा दूँ। और ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि आपको जो चीज़ बुक के अंदर हल की हुई है वही रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, या वही एक तरीका नहीं है, बल्कि अगर आपको चीज़ क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल ठीक हैं, तो आप उसी प्रॉब्लम को किसी और तरीके से भी हल कर सकते हैं। एंड दिस इज़ प्रीसाइजली वाई आई डिड इट द वे आई जस्ट डिड इट, ठीक है, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि यू डोंट नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द बुक, कि अगर आपके पास बुक में कोई सोल्यूशन दिया हुआ है तो दैट इज़ नॉट दी ओनली सोल्यूशन, ठीक है। आप उसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। दिस इज़ प्रीसाइजली हाउ यू डू दिस प्रॉब्लम्स। और एक और चीज़ भी यहाँ पे नोट करें मेरी, कि ये जो शायद आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड लगा और जिसके ऊपर ग़ालिबन मैंने 40 मिनट लगा लिए हैं, ये इसलिए इतना टाइम लगा है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था हर छोटी छोटी चीज़, ठीक है। इट शुड नॉट टेक 40 मिनट्स फॉर यू। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इट शुड जस्ट टेक लाइक फ्यू मिनट्स, इवन लेस दैन 10 मिनट्स, ठीक है। तो अगर मुझे ये करना पड़े तो आई कैन लिटरली डू इट इन लाइक 3-4 मिनट्स। लेकिन शुरू में अगर इफ़ दिस थिंग हेल्प्स यू, तो शुरू में जब मैं ये चीज़ें सीख रहा था
a lot of years ago. तो ट्रस्ट मी, आई यूज़ टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स ऑन दीज प्रॉब्लम्स। तो शुरू में इनके ऊपर बहुत टाइम लगता है। ये बात अपने माइंड में रखें और इस चीज़ को देख के डिमोटिवेट ना हो जाया करें कि हम तो इस प्रॉब्लम को कर ही नहीं सकते, या 1 घंटे में या 2 घंटे में एक प्रॉब्लम हो रहा है। जब मैं सीख रहा था ये चीज़ें तो आई हैव स्पेंट डेज सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, मुझे याद है। और वो प्रॉब्लम मैं आपको आगे चल के करवाऊँगा, एक एनर्जी के रिलेटेड एक प्रॉब्लम था, एंड आई लिटरली थॉट ऑन दैट प्रॉब्लम फॉर 37 आवर्स। और 37 घंटों के बाद जाके मैं ऐसे ही सोच रहा था और मेरे माइंड में आया, ओह आई कैन डू इट लाइक दैट, एंड आई वॉज एबल टू डू दैट प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ें सीख रहे होते हैं तो इट टेक्स टाइम, जस्ट डू नॉट लूज होप। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। और वो सेकंड पार्ट ये था हमारे पास कि, और वो सेकंड पार्ट ऑफ कोर्स एक्सरसाइज 25 है, और ये कहती है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है लैडर और ग्राउंड के दरमियान वो 54 हो, तो हाउ फार अप द लैडर कैन द फायर फाइटर गो बिफोर द लैडर स्टार्ट्स टू स्लिप। ठीक है, अब ज़रा पहले इसकी थ्योरी के ऊपर गौर करें कि जैसे जैसे ये बंदा इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है, इस सीढ़ी के ऊपर, ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जैसे जैसे ये बंदा सीढ़ी के ऊपर जाता है ना, वैसे वैसे चांस है कि जहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद है वो इस सीढ़ी को स्लाइड करने से ना रोक सके। अब हमने ये देखना है कि ऐसा कौन सा काम हो रहा है जिसकी वजह से सीढ़ी स्लिप होगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो उतनी ही है ना सीढ़ी और ग्राउंड के दरमियान। तो अब ज़रा गौर करें, ये है WF, ये है फायर फाइटर का वेट, और वेट जो है वो फोर्स होती है, सही है। अब जैसे जैसे ये फायर फाइटर ऊपर जाता है ना सीढ़ी के ऊपर, तो इसका मतलब है उसका जो वेट की वजह से टार्क प्रोड्यूस हो रहा है ना वो चेंज हो रहा है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा यहाँ से तो उसका मोमेंट आर्म बढ़ेगा, और अगर मोमेंट आर्म बढ़ेगा तो उसका जो टार्क है वो इंक्रीज़ होगा, सही है। और इस टार्क के इंक्रीज़ होने से इस FW और FG के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। क्यों इनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि आप देखें कि ये FG और FW ये सारी टार्क्स के फार्मूला के साथ कनेक्टेड हैं इस चीज़ से। तो अगर आप किसी एक फोर्स को चेंज करते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो टार्क्स की कंडीशन है इसके ऊपर ओवरऑल सारी फोर्सेस में तब्दीली आएगी, ठीक है। तो इट क्वाइट मेक्स सेंस कि किसी एक वैल्यू के लिए WF की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होता है उस टार्क की किसी एक वैल्यू के लिए ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इतनी ना हो कि जो सीढ़ी को स्लिप करने वाली फोर्स है, यानी दूसरे अल्फाज में जो FW है, क्योंकि वही इस डायरेक्शन में लग रही है, FW इतनी ज़्यादा हो जाए कि ये फ्रिक्शनल फोर्स से बढ़ जाए और फिर सीढ़ी जो है वो स्लिप होगी। क्योंकि आप देख लें कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस की तरफ लग रही है। तो अगर आपने फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज करना है तो वो एक ही फोर्स है हमारे पास FW, क्योंकि बाकी तो सारी फोर्सेस Y एक्सिस के लांग लग रही हैं, और आपको पता है कि फोर्सेस इंडिपेंडेंट लगती हैं एक दूसरे से, यानी जो X एक्सिस के लांग लग रही है वो Y एक्सिस वाली के साथ कोई शरारत नहीं करती, Y एक्सिस वाली इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर फ्रिक्शनल, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा सिंपली वो फ्रिक्शनल फोर्स और FW के दरमियान आएगा। सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि अब हमने देख लिया कि इंडीड अगर ये बंदा ऊपर जाता है तो WF की वजह में चेंज आएगी, और WF में चेंज आने की वजह से सारी फोर्सेस में थोड़ी थोड़ी चेंज आएगी, एंड इट इज़ पॉसिबल कि सीढ़ी जो है वो स्लिप कर जाए, सही है। लेकिन हमें जो चीज़ बतानी है, हमने ये बतानी है कि बंदा इस पॉइंट से कितना ऊपर जाता है कि सीढ़ी स्लिप ना हो। यानी फ़र्ज़ करो कि वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है और सीढ़ी अभी स्लिप नहीं हुई, लेकिन इससे 1 सेंटीमीटर भी ऊपर जाता है तो सीढ़ी स्लिप हो जाती है। यानी यू आर लुकिंग फॉर द लिमिटिंग अमाउंट ऑफ मोमेंट आर्म, ये वाला डिस्टेंस मोमेंट आर्म जिस पॉइंट तक सीढ़ी स्लिप नहीं होती, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट फाइनल पॉइंट जहाँ से वो 1 सेंटीमीटर भी ऊपर जाएगा तो सीढ़ी स्लिप हो जाएगी। तो आपने वो बैलेंसिंग कंडीशन देखनी है जहाँ पे सीढ़ी स्लिप नहीं होती। अब सबसे पहले तो आप ये नोट करें कि हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है। यहाँ से जो वेरी फर्स्ट कंडीशन थी वो ये थी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो थी वो FW के बराबर थी, और FW हमने ये कैलकुलेट किया है, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ कि ये मेरे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.25, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास मौजूद है, मैं इसको लिखने लगा हूँ इधर, वो ये है कि FW जो है वही फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, एंड दिस इज़ 407.6 न्यूटन, सही है। तो ये हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इसका मतलब है कि जब तक
नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगने वाली फोर्स जो है वो 407.6 न्यूटन होगी, उस वक्त तक सीढ़ी स्लिप नहीं होगी। और जैसे ही वो फोर्स इंक्रीज़ होती है इस फोर्स से, उस वक्त सीढ़ी स्लिप हो जाएगी। ठीक है। और एक और चीज़ भी यहाँ पे नोट करने वाली है, और वो ये है कि अगर आप इस ऊपर वाली डायग्राम में देखें, ये जो डायग्राम मैंने ड्रा की थी, तो यहाँ पे हमारे पास एफ डब्ल्यू लग रही है जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। और इसको हमने इस कंडीशन में देख लिया था कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एफ डब्ल्यू के बराबर है, और यही जवाब हमारे पास यहाँ पे आया है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एफ डब्ल्यू के बराबर है। और ये हमें ये बता रही है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, विच मीन्स कि सीढ़ी स्लिप नहीं हो रही। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि सीढ़ी स्लिप नहीं हो रही, और सीढ़ी के स्लिप ना होने की कंडीशन ये है कि ये जो एफ डब्ल्यू है ये या तो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है या फ्रिक्शनल फोर्स से कम है। ये पॉइंट ज़रा नोट करें। मैं आपको वापस 5वें चैप्टर में लेके जाने वाला हूँ जहाँ पे हमने पहली मरतबा फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ी थी। ये कंडीशन हमें बता रही है कि या तो एफ डब्ल्यू फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है या फिर फ्रिक्शनल फोर्स से कम है। क्यों कम है, ज़्यादा क्यों नहीं है? इस डायग्राम में अगर देखें तो अगर तो एफ डब्ल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाती है तो इस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, और इसका मतलब है यहाँ पे सीढ़ी जो है वो स्लिप हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर सीढ़ी स्लिप नहीं हो रही तो एफ डब्ल्यू या तो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगी या इसके कम होगी। सही है। ये कंडीशन थी जो अब हम करके आए हैं, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। लेकिन अब हमने ये देखना है कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितनी है, क्योंकि जब हमें मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स का पता चल जाएगा तो फिर हमें एफ डब्ल्यू का पता चल जाएगा कि अगर एफ डब्ल्यू उस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए तो सीढ़ी जो है वो स्लिप कर जाएगी। तो अब हमें पहले कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है, फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास होती है म्यू एस लेस दैन आर इक्वल टू, यानी इक्वल टू जो है वो हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो ये हमारे पास आती है म्यू एस नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स, अब याद है मैंने आपको इस प्रॉब्लम के स्टार्ट में कहा था कि ये भी हमारे पास नॉर्मल फोर्स है और ये भी नॉर्मल फोर्स है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इनको एफ डब्ल्यू और एफ जी कहते हैं। लेकिन अब हमें पता है कि ये वाली फोर्स जो है, जो ग्राउंड लगा रहा है इस लैडर के ऊपर, ये हमारी नॉर्मल फोर्स है। क्यों इस नॉर्मल फोर्स को हम देख रहे हैं? क्योंकि हम सीढ़ी की स्लिपेज इस पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं, ना कि इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है। यानी सीढ़ी ग्राउंड के ऊपर स्लिप होती है, दीवार के ऊपर स्लिप नहीं होती। ठीक है। तो इसलिए हमें ये वाली नॉर्मल फोर्स चाहिए जो ग्राउंड लगा रहा है सीढ़ी के ऊपर, वो नॉर्मल फोर्स एफ जी है, और एफ जी को हम कैलकुलेट कर चुके हैं ये। ठीक है। तो अब हमारे पास म्यू एस की वैल्यू भी है, एफ जी की वैल्यू भी है, यानी ये हमारे पास बन जाएगा म्यू एस टाइम एफ जी। और म्यू एस जो है ये हमें दिया हुआ था, मेरे ख्याल में था ये हमारे पास 0.54। तो अगर आप 0.54 को 1146.4 न्यूटन से मल्टीप्लाई करें, जो एफ जी की वैल्यू है, तो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स आती है वो आती है 619.16 न्यूटन। तो ये हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स आती है। अभी मैंने आपको बताया कि ये फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि अब अगर सीढ़ी ने स्लिप होना है तो दूसरी सिमत में लगने वाली फोर्स जो एफ डब्ल्यू है, या तो इसको फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना पड़ेगा या इससे ज़्यादा, विच मीन्स कि अब हमारे पास जो सीढ़ी की स्लिपेज की कंडीशन है, बल्कि मैं उसको कलर चेंज करके लिखता हूँ, वो ये है कि जो स्लिपिंग कंडीशन है हमारी सीढ़ी की, वो ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स की मुखालिफ सिमत में लगने वाली फोर्स जो कि एफ डब्ल्यू है, ये या तो बराबर हो या फिर ज़्यादा हो 619.16 न्यूटन। तो मैंने एफ डब्ल्यू के ऊपर कंडीशन कैलकुलेट कर ली है। सही है। अब हमने ये देखना है कि बंदा कितना सीढ़ी के ऊपर जाए इस पॉइंट से। इनिशियली वो इस पॉइंट पे मौजूद है ना, जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम है, इधर से कितना ऊपर जाए कि सीढ़ी जो है वो स्लिप हो जाए। सही है। तो इसका मतलब है कि जब हमारा बंदा इधर ऊपर जाएगा तो डब्ल्यू एफ उसके ऊपर फोर्स लग रही है, वेट भी उसका ऊपर जाएगा तो टार्क चेंज होगा। सही है।
तो मैं यहाँ पे ये सपोज़ करता हूँ कि अब हमारा जो फायर मैन है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला जाता है, और इस फासले को मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करो ये x फासला है, ठीक है। ये x और ये पहले कितना दूर मौजूद था, l/2। तो अब जो WF का मोमेंट आर्म है वो हो गया है l/2 प्लस x, एंड दिस इज़ द डिस्टेंस दैट वी नीड टू कैलकुलेट। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट मी यूज़ येलो। तो हमें चाहिए वी नीड l/2 प्लस x। ये हमारा मोमेंट आर्म है जिसको हमने कैलकुलेट करना है, इस चीज़ की हमें वैल्यू चाहिए। तो अगेन फिर से स्टार्ट करते हैं, चलें। और वो ये है कि हम अगेन समेशन टाउ की कंडीशन लगाते हैं, और हमारे पास था समेशन टाउ इक्वल 0। फिर से हम वही काम करते हैं जो पहले करते आए हैं, और वो काम ये है कि ये पॉइंट हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो जो पहला बनेगा वो क्या बनेगा, R1 WL, और R1 जो है वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे। सॉरी, मैंने R1 कहा, मैंने इसको R3 का नाम दिया था। तो R3 टाइम्स WL। तो यहाँ पे ये हमारे पास कंडीशन जो है ये हमें देगी R3 WL विद नेगेटिव साइन। फिर विद नेगेटिव साइन अब हमारे पास WF है नेक्स्ट फोर्स, और WF जो है अब ये किधर पहुंच चुकी है, इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है, ये है WF। बल्कि मैं इधर इसको दिखा के इसको अब नाम दे देता हूँ WF प्राइम का, ताकि आपको पता चल जाए कि ये फायरमैन जो है अब वो इधर पहुंच गया है। तो अब WF प्राइम जो है वो कितने फासले पे मौजूद है, वो इस फासले पे मौजूद है। इस लाइन के अगर आप देखें तो वो इस फासले पे मौजूद है, और ये वाला डिस्टेंस जो है ये l/2 प्लस x है। अब तो अब ये बनेगा l/2 प्लस x कोसाइन फाई टाइम्स WX। तो जो हमारा R4 था इस केस में वो बन जाएगा माइनस l/2 प्लस x टाइम्स कोसाइन फाई जो 50.8 है टाइम्स WF प्राइम। WF प्राइम असल में WF के ही बराबर है, सिर्फ प्राइम आपको ये बता रहा है कि इसका जो मोमेंट आर्म है अब चेंज हो गया है। और फिर फाइनली प्लस हमारे पास आएगा R5 टाइम्स FW था, और R5 हमारे पास H के बराबर था जो 9.3 है, तो ये बन जाएगा H टाइम्स FW, और FW अब हमारे पास ये वाला है, नई FW। और ये सारे इक्वल आ जाएंगे 0 के, तो इसको मैं इक्वल करता हूँ 0 के। तो ये टर्म तो हमारे पास वही है जो पहले थी, ये वाली टर्म सही है। ये वाला फैक्टर हमने कैलकुलेट करना है, और WF भी मौजूद है, FW भी मौजूद है। तो अगर आप इस वाले फैक्टर को सेपरेट करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी l/2 प्लस x, ये जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है, कोसाइन फाई टाइम्स WF प्राइम इक्वल्स ये आएगा माइनस R3 WL और प्लस H टाइम्स FW। और मैं आपके लिए इनकी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास सिचुएशन बनेगी l/2 प्लस x इक्वल्स ये बनेगा, H जो है वो 9.3 है, जो हमारे पास है FW वो है अब हमारे पास 619.16 माइनस R3 जो है, R3 हमारे पास हमने पहले भी नहीं कैलकुलेट किया था, अब भी हमारे पास इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, बट हमें आइडिया है कि ये क्या चीज़ है, मैं इसको R3 ही रखने लगा हूँ। आप जब सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा R3, और WL जो है ये वेट ऑफ लेदर है, और इसको भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, आप WL भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई अब ये बन जाएगा WF, ठीक है। और WF भी आपके पास मौजूद है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है कोसाइन फाई, और फाई हमारे पास क्या था 50.80। तो मैंने सिंपली इस इक्वेशन को सारा सेपरेट कर दिया है कि ये राइट हैंड साइड जो है ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, आपको पता है। तो हमारे पास l/2 प्लस x जो है ये इक्वल आता है 10.41
मीटर। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट। अब मैं ज़रा इसको ख़त्म करने से पहले ये आपको बता दूं कि ये रिज़ल्ट हमें बता क्या रहा है। तो ये रिज़ल्ट हमें ये बता रहा है L/2 जो था, ये वाला फासला, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक था, सही है, जो 6 मीटर के बराबर था। और हमने इस पॉइंट तक जब लेके गए, फायरमैन जब इस पॉइंट तक ऊपर चला गया तो सीढ़ी स्लिप करना स्टार्ट हो गई। तो एक्स जो एडिशनल डिस्टेंस है, एडिशनल डिस्टेंस वो कितना ऊपर गया है, आप 10.41 में से 6 माइनस करें तो ये बनेगा 4.41। तो एडिशनल डिस्टेंस जो फायरमैन ऊपर गया है, जहाँ पे जाए तो वो सीढ़ी स्लिप होना शुरू हो जाए, वो 4.41 मीटर है, ठीक है। लेकिन उसका इस पॉइंट से यानी सीढ़ी के बॉटम से जो टोटल फासला है वो कितना है, 10.41 मीटर। तो अगर वो बॉटम से 10.41 मीटर की हाइट तक जाएगा सीढ़ी के ऊपर, तो सीढ़ी स्लिप करना स्टार्ट कर देगी। दूसरे अल्फाज में, अब सीढ़ी और ग्राउंड के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इतनी नहीं रहेगी कि सीढ़ी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सीढ़ी को स्लिप होने से रोक पाए। एंड आई गेस आई शुड फिनिश दिस लेक्चर। मैंने 1 घंटा पहले ही ले लिया सिर्फ एक प्रॉब्लम करने में, बट इट जस्ट शोज़ के हाउ मच इम्पोर्टेंस आई गिव टू प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपका सारी जो अंडरस्टैंडिंग है, सारा जो नॉलेज है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही सीधा होता है, ना कि थ्योरी को याद कर लेने से। थ्योरी को याद कर लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो एक्चुअली आई एम गना एंड दिस लेक्चर हियर बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर। लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम जो है ये कितने इम्पोर्टेंट हैं। और मैं ऑफ कोर्स आई एम गना सॉल्व मैनी मोर प्रॉब्लम्स, अगर लेक्चर ज़्यादा होते हैं तो होएं, क्योंकि मेरा एक ही गोल था कि आई एम गना डू द राइट काइंड ऑफ टीचिंग। आगे अब स्टूडेंट्स की मर्ज़ी है, स्टूडेंट्स आप लोग शहज़ादे होते हैं, पढ़ें ना पढ़ें, बट आई ऑलवेज से देयर इज़ अ राइट वे एंड देयर इज़ एन ईजी वे। ईजी वे ये है कि आप थ्योरी याद कर लें और समझें कि आपको सब कुछ आ गया है, लेकिन वो ऑफ कोर्स गलत फहमी है आपकी। और राइट वे ये है कि आप थ्योरी को पढ़ के अपनी तरफ से समझ के फिर प्रॉब्लम करें, और फिर आपको लग पता जाएगा, जब आपसे प्रॉब्लम नहीं होंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको थ्योरी की कितनी समझ नहीं आई, ठीक है। सो प्रॉब्लम आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस सब्जेक्ट ऑफ फिज़िक्स. So I will end this lecture here, and hopefully soon I will be back with more problems on this topic, because जो problem मैंने select किए हैं इस topic के ऊपर, उनको तो मैं करूँगा ही करूँगा और फिर ही आगे move करूँगा. So तब तक के लिए bye bye.